नमस्कार साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं हमारी एक महत्वपूर्ण क्लास के बारे में। नगर नियोजन, अर्बन प्लानिंग की आज हम बात करने जा रहे हैं और इसमें हम समझेंगे क्या क्या महत्वपूर्ण है हमारे अर्बन प्लानिंग के अंतर्गत या नगर नियोजन के अंतर्गत। क्या नगर नियोजन होता है, ठीक है ना। तो नगर नियोजन में हम क्या देखें, नगर नियोजन से संबंधित परिभाषाओं की बात करेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ अर्बन प्लानिंग की बात करेंगे, साथ ही साथ प्रभावित करने वाले कारकों की बात करेंगे, विषय वस्तु उसकी क्या होगी और नगर नियोजन के क्या सिद्धांत हैं। तो इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली आज की आपकी क्लास, तो बने रही हमारी क्लास के साथ। और चलिए प्रारंभ करते हैं। नगर नियोजन, देखिए नगर नियोजन का आशय क्या है। जब हम नगर की बात कर रहे हैं तो देखिए, जब हम भौगोलिक क्षेत्र को देखते हैं, यहाँ पर हम इसे इस प्रकार समझ सकते हैं कि यदि कोई क्षेत्र, अभी यह साधारण, मैं बात कर रहा हूँ कि यह क्या है, एक साधारण क्षेत्र है। तो जब इस क्षेत्र का प्रारंभ हो रहा है प्रारंभिक दौर में हम कहेंगे यहाँ पर ह्यूमन रह रहे हैं, तो भाई ह्यूमन रहेंगे तो यह क्षेत्र क्या हो जाएगा, धीरे धीरे गांव में बदल जाएगा। मूल उद्देश्य क्या है, गांव में बदल जाना। फिर यही क्षेत्र के अंतर्गत हम क्या देखेंगे कि यहाँ पर उद्योगों का प्रारंभ होने लगा है, और जैसे ही उद्योगों का प्रारंभ होता है तो यही क्षेत्र किसमें बदल जाएगा, भाई यही क्षेत्र किसमें बदल जाने वाला है, नगर में बदल जाने वाला है। क्या बन जाने वाला है, यह नगर बन जाएगा, ठीक है ना। अब नगर का नियोजन यानी कि प्लान करना कि यदि आप किसी नगर को बनाने जा रहे हैं, ठीक है ना, तो उसे किस प्रकार से बनाया जाए। जिस प्रकार हम कहते हैं ना कि भाई नगर में व्यक्ति क्या चाहता है, किसी नगर के अंतर्गत यदि इस नगर को हमें डिज़ाइन करना है, इस क्षेत्र को हमें नगर में बनाना है, तो हम क्या कहेंगे कि कुछ सुविधाएं, जो हमारी सुविधाएं हैं, उस सुविधाओं का एक केंद्र होना चाहिए, ठीक है ना, कि भाई समस्त सुविधाएं यदि व्यक्ति विशेष के लिए चाहिए हैं तो उसका एक सुविधाओं का समस्त केंद्र होना चाहिए। कुछ नगर इस प्रकार की, भाई जहाँ पर भौगोलिक क्षेत्र है, कुछ नगर का केंद्र यहाँ हो जाए, कुछ सुविधाओं का केंद्र यहाँ हो जाए, कुछ का केंद्र यहाँ हो जाए, कुछ का केंद्र यहाँ हो जाए। यानी कि सुविधाओं और भौतिक संसाधनों की उपयोगिता के आधार पर नगरों को क्या किया जाता है, बसाने का प्रयास किया जाता है। यानी कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं उन सुविधाओं के साथ साथ वे सभी सुविधाएं जो मानव के लिए आवश्यक है। अब सुविधाओं में क्या देखा जाता है, भाई शिक्षा हमें देखना है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए शिक्षा सुलभ स्तर, यानी कि यदि कोई व्यक्ति इस क्षेत्र में रह रहा है तो उसे भी शिक्षा आसानी से मिलना चाहिए, इस क्षेत्र में रहे उसे भी शिक्षा आसानी से मिल जाना चाहिए। इसी प्रकार चिकित्सा की बात की जाती है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए चिकित्सा भी हमें मिलना चाहिए। उद्योग की बात की जाए या आय के संसाधनों की बात की जाए तो उन्हें भी आय के संसाधन भी उपलब्ध होना चाहिए। यदि और भी हम सुविधाओं की बात करें कि भाई चिकित्सा है, आय के संसाधन है, भौतिक संसाधनों की यदि हम बात करते हैं तो भौतिक संसाधन भी व्यक्ति विशेष को अपनी सुविधा के अनुसार उपलब्ध हो जाना चाहिए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि विभिन्न सुविधाओं का ध्यान में रखते हुए किसी क्षेत्र विशेष को बनाने की जो प्रक्रिया है वही क्या कहलाएगी, हमारी नगर नियोजन कहलाएगी, अर्बन प्लानिंग कहलाएगी। यानी किस प्रकार से एक नगर को प्लान करके या व्यवस्थित तरीके से बसाना या व्यवस्थित तरीके से सभी सुविधाओं को प्रत्येक नागरिक के लिए क्या कर देना, सुलभ कर देना। या सुलभ करने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, नगर नियोजन या अर्बन प्लानिंग के रूप में जानते हैं। तो देखिए वही बात यहाँ पर आती है कि नगर नियोजन स्थान के उपयोग का डिज़ाइन करना, विनिमय जो शहरों में पर्यावरण है, भौतिक रूप है, आर्थिक कार्य है, सामाजिक प्रभाव, इन सभी को क्या कर देना, एक गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए उसे व्यवस्थित करने की जो प्रक्रिया है वही क्या है, हमारा नगर नियोजन है। नगर नियोजन इंजीनियरिंग, वास्तुकला, सामाजिक, राजनीतिक चिंताओं पर आधारित है। जैसे कि मैंने कहा कि देखिए यहाँ पर मैंने जो बात की, शिक्षा का क्षेत्र हो गया, चिकित्सा हो गया, आय के संसाधन हो गए, भौतिक संसाधन हो गए, और भी संसाधन हम देख सकते हैं कि भाई राजनीति प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुलभ होना चाहिए, ठीक है, राजनीति की भी हम बात कर लेंगे, आर्थिक संसाधनों की हम बात कर लेंगे, तकनीक की बात कर लेंगे कि भाई हमें प्रत्येक नागरिक जो उस नगर में रह रहा है उसके लिए तकनीक या प्रौद्योगिकी आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। तो इस प्रकार के सभी के लिए क्या होना चाहिए, इसी इच्छा शक्ति को जोड़ने की जो प्रक्रिया है एक अकादमिक अनुशासन के रूप में जानी जाती है। विकास जो भविष्य की पीढ़ियों के लिए है। देखिए हम तो कर रहे हैं प्रक्रिया, यदि मैं कहूँ कि इस प्रक्रिया को प्रारंभ आज किया जा रहा है, इस प्रक्रिया को प्रारंभ आज किया जा रहा है, लेकिन वास्तव में यदि देखा जाए तो इस प्रक्रिया का उपभोग किसके द्वारा किया जाने वाला है। यदि मैंने कहा कि भाई आज हम आय के संसाधन यहाँ पर बना रहे हैं,
लेकिन इन आय के संसाधनों को तो हम आज बना रहे हैं, लेकिन इनका वास्तविक उपयोग क्या करने वाला है? नई पीढ़ी, यानी कि आने वाली जो पीढ़ी है वही इसका क्या करेगी? वास्तव में उपभोग करने वाली। कौन सी पीढ़ी? आने वाली जनरेशन, या जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है वह इन सारी सुविधाओं का क्या कर पाएगी? भोग कर पाएगी। ठीक है ना। तो वर्तमान जरूरतों को पूरा तो करना ही, साथ साथ आगे की क्षमताओं को भी हमें बढ़ाना। इस प्रक्रिया के अंतर्गत शहरी नियोजन, आधुनिक उत्पत्ति, शहरी सुधार एक सामाजिक आंदोलन में निहित, जो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जब हमारी औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हुई, क्योंकि औद्योगिक क्रांति का जैसे ही प्रारंभ होता है वहीं से हम देखते हैं कि एक आधुनिकीकरण, एक नियोजन, एक प्लानिंग का दौर यहाँ से प्रारंभ हो जाता है। जिस प्रकार हम इंग्लैंड को देखते हैं तो इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति की बात की जाती है। यहाँ पर भारत में देखते हैं तो भारत में हमारी 19वीं शताब्दी के जो अवस्था रही, उस अवस्था को हम ये कह सकते हैं कि एक प्लानिंग का दौर, यानी कि एक व्यवस्थित व्यवस्था का दौर यहाँ से प्रारंभ होता है। आगे बात करें 20वीं शताब्दी की शुरुआत में कई शहरी नियोजन सिद्धांत। देखिए, जब बात यह आती है कि भाई कैसे आप किसी व्यवस्था को, किसी क्षेत्र को नगर में परिवर्तित करने जा, तो सबसे पहले ध्यान दिया जाता है कि जो नागरिक हैं, जो वहाँ पर रह रहे हैं, जो व्यक्ति रह रहे हैं, उन्हें कौन कौन सी सुविधा दे सकते हैं, और प्लस आने वाली पीढ़ी के लिए क्या क्या सुविधाओं की हम व्यवस्था कर सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारा अनुभव व्यक्ति का काम आता है। अनुभव है, उसकी शिक्षा है कि किस प्रकार से डिज़ाइन करना, वास्तुकला को ध्यान रखा जाता है, विभिन्न प्रकार की अवस्थाओं को ध्यान रखा जाता है। तो योजना बनाने का एक आंदोलन सा प्रारंभ यहाँ पर हो गया। निश्चित बात है, देखिए जब इस प्रकार की व्यवस्था की बात आती है तो प्रत्येक जो इंजीनियर हैं, जो वास्तुकार हैं, वो क्या करना प्रारंभ करते हैं कि आखिर इसे किस प्रकार किया जाए। एक आंदोलन के स्वरूप हम इन्हें विभिन्न नामों से जान सकते हैं, जैसे भाई शहरीकरण, ठीक है ना, क्या क्या नाम हम दे, शहरीकरण हो गया हमारा, स्मार्ट विकास हो गया, नव परंपरावाद हो गया, उपनगरीय विकास। देखिए, जब नगर, मैंने कहा कि भाई यह नगर बनाया, अब इस नगर में यदि हमने कहा कि भाई आय के संसाधन यहाँ पर उपलब्ध हो जाएंगे आपके लिए, किसके? आय के संसाधन। इसकी बात की गई कि आय के जो संसाधन हैं वो कहाँ मिलने वाले हैं? भाई इस नगर के इस क्षेत्र में आपको मिल जाएंगे आय के संसाधन। जब आय के संसाधन, तो आप ये देखेंगे ये तो जो पूरा क्षेत्र है, लेकिन इस छोटे से भाग को हम क्या देख सकते हैं? एक उपनगरीय या उपखंड के रूप में यहाँ पर हम देख सकते हैं। किस में देख सकते हैं? उपनगर या उपखंड के रूप में यहाँ पर हम इसे देख सकते हैं। किसके रूप में देखना फ्रेंड? उपनगर या उपखंड। किसका खंड भाई? यह इस मूल खंड का क्या बन गया है? आपका उपनगर या उपखंड बन जाता है। जैसे कि आप देखेंगे कि कोई क्षेत्र के अंदर उद्योग लग गया, तो जैसे ही उद्योग लगता है तो आप देखेंगे उस औद्योगिक क्षेत्र के आसपास का जो क्षेत्र रहता है थोड़ा सा बदलने लगता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उपनगर कहने लगते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। देश में सर्वप्रथम शहरी नियोजन की जो नीति या आवास नीति कब आई? तो मई 1988 में लागू की गई। कब लागू की गई? देखिए, यह नीति पूछी जा सकती है कि भाई आपकी सबसे पहली भारत के अंतर्गत नीति कहाँ आई? तो भाई मई 1988 में लागू की गई थी। वर्तमान में राष्ट्रीय शहरी आवास पर्यावरण नीति 2007 लागू है। वर्तमान की क्या है आपकी? पर्यावरण या राष्ट्रीय आवास जो नीति है वह 2007 की यहाँ पर चल रही है। परिभाषाओं को देख लेते हैं, किस व्यक्ति के द्वारा यानी किस समाजशास्त्री के द्वारा किस प्रकार से नगर नियोजन को परिभाषित करने का प्रयास किया गया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं थॉमस एडम्स क्या कहना चाहते हैं? नगर या टाउन नियोजन एक विज्ञान है। विज्ञान एक कला और नीतियों का आंदोलन है। देखिए, विज्ञान इसलिए कहा गया है कि आप प्रत्येक चीज को क्या कर रहे हैं? अवलोकन या परीक्षण या निरीक्षण के आधार पर आपके नगर को व्यवस्थित करने जा रहे हैं, इसलिए विज्ञान मान दिया है। कला इसलिए कहा गया है इसे कि अनुभव यहाँ पर काम करेंगे। अनुभव किस प्रकार से? ताकि सारी व्यवस्था, क्योंकि देखिए यहाँ पर हम धार्मिक चीज़ों को भी ले रहे हैं, सांस्कृतिक को भी ले रहे हैं, सामाजिक पहलुओं को भी ले रहे हैं। इन समस्त पहलुओं को ध्यान में रखकर ही नीतियाँ बनाई जाएं, जिसका संबंध कैसे है? भौतिक वृद्धि को स्वरूप देना। भाई आपके पास यदि मैंने कहा कि ये क्षेत्र पड़ा हुआ है, जिस क्षेत्र, जैसे कि आप देखते हैं ग्रामीण क्षेत्र को आप यदि देखेंगे तो गांव के क्षेत्र में बहुत सी स्थिति क्या रहती है कि जनसंख्या एक बिखरे स्तर पर रहती है। तो आप देखेंगे बहुत सा भौगोलिक क्षेत्र क्या रहता है? अनयूज रहता है, जिसका उपयोग नहीं होता है। अब इस अनयूज लोकेशन को या उपयोग ना होने वाले क्षेत्र को यदि हम व्यवस्थित कर दें तो इसका भी क्या हो जाएगा? उपयोग
होने लगता है। ये देखिए, सामाजिक एवं आर्थिक आवश्यकताओं को समुचित रूप में पूर्ति हो सके, जिसके कारण जेम्स फोर्ड का कहना क्या रहा। जेम्स फोर्ड कहते हैं नगर नियोजन नगर के सतत परिवर्तनशील विज्ञान के रूप में संबंधित एक विज्ञान व कला है। सतत परिवर्तन का आशय यही होता है कि वर्तमान और भविष्य दोनों के आधार पर परिवर्तन किया जाए। ऐसा नहीं कि नहीं हमने वर्तमान देखा और वर्तमान के आधार पर हम परिवर्तन करने हैं, नहीं, सतत परिवर्तन का आशय क्या, वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ भविष्य को भी ध्यान में रखकर यदि परिवर्तन किया जा रहा है तो हम उसे क्या कहेंगे, सतत परिवर्तन कहा जाता है। प्रोफेसर जैक्सन का कहना क्या रहा है, नगर एवं देहात नियोजन भूमि के विकास व उपयोग से अपना संबंध रखता है। निश्चित बात, मैंने कहा है ना कि एक ज्योग्राफिकल एरिया की बात की जा रही है, भौगोलिक क्षेत्र की बात आ रही है कि इस भौगोलिक क्षेत्र को आप किस प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं। नगर नियोजन के इम्पोर्टेंस या महत्व की बात करते हैं तो देखिए, भूमि के समुचित उपयोग, जैसा कि मैंने कहा कि भाई एक ग्रामीण क्षेत्र या कोई क्षेत्र है जिसका उपयोग, यहाँ गांव की कुछ जनसंख्या रह रही है, ठीक है ना, यहाँ कुछ जनसंख्या गांव पर निवास कर रही है, ठीक है, कुछ जनसंख्या आपकी यहाँ निवास कर रही है, ठीक है ना, कुछ जनसंख्या आपकी यहाँ निवास कर रही है, कुछ जनसंख्या यहाँ निवास कर रही है। तो यह जो क्षेत्र, जो खाली क्षेत्र है, इस क्षेत्र का भी यदि उपयोग कर लिया है तो यह जनसंख्या कहीं ना कहीं इन क्षेत्रों का भी क्या कर लेगी, उपयोग कर लेगी। तो हम कह सकते हैं कि भूमि का समुचित उपयोग हमारे पास हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें, संचार साधनों का विस्तार एवं नियंत्रण। देखिए, सबसे पहली बात आती है संचार, यानी कि कम्युनिकेशन की जो बात आती है संचार साधनों की, तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए संचार साधन आवश्यक है, क्योंकि देखिए जब व्यक्ति आपस में क्या करने वाला, यहाँ से यहाँ व्यवस्था अपनी करने वाला, तो निश्चित बात है वह कम्युनिकेशन कैसे करेगा, है ना। और आज के समय पर यह बात मुख्य है कि भाई व्यक्ति यहाँ रह रहा है तो उसके लिए कम्युनिकेशन भी आवश्यक है, तो वह संचार साधनों का भी हमें क्या करना है, विकास यहाँ पर करना है। यदि आप किसी क्षेत्र को व्यवस्थित कर रहे हैं तो वहाँ तक क्षेत्र तक पहुँच भी आपको सुलभ करनी होगी। नेक्स्ट की बात करते हैं, नागरिकों को स्वस्थ वातावरण प्रदान करना। बिल्कुल निश्चित बात है भाई, आप नगर की जो प्लानिंग कर रहे हैं उसके लिए यदि व्यक्ति क्यों रहेगा, तो व्यक्ति के रहने के लिए यदि आपने उसके लिए क्या कर दिया, स्वस्थ वातावरण प्रस्तुत कर दिया, स्वस्थ क्या कर दिया आपने भाई, वातावरण दे दिया। प्रत्येक व्यक्ति क्या चाहता है कि भाई वह जिस वातावरण में रह रहा है वहाँ स्वच्छ ऑक्सीजन होना चाहिए। इसीलिए आज के समय पर जो प्लानिंग की जाती है, इन छोटे छोटे मुद्दों को अवश्य ध्यान में रखा जाता है कि व्यक्ति का स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा, धार्मिक, सामाजिक समस्त पहलुओं को ध्यान में रखा जाता है। नागरिकों का हित तथा उनका जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए जब कोई कार्य चल रहा होता है तो निश्चित बात है क्यों किया जा रहा है वह कार्य, क्योंकि व्यक्ति विशेष का जीवन हमें क्या करना है, ऊपर उठाना है या उच्च करना है। इसीलिए व्यक्ति क्या कर रहा है, वहां पर जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए यह विभिन्न कार्य किए जा रहे हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं, पड़ोस की भावना तथा पड़ोसियों से घनिष्ठ संबंध। निश्चित बात है, जब क्षेत्र में डेवलपमेंट होगा तो आप यह चाहेंगे कि भाई दूसरे क्षेत्र में जिसमें डेवलपमेंट हो चुका वहां से आपका संपर्क स्थापित हो सके। नेक्स्ट, नगर पालिका सीमा के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने के लिए यातायात की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक भाग में नालों का विस्तार, बिजली लाइन, सीवर लाइन, पक्की नाली, इन सबका निर्माण भी करने के लिए हमें नगर का विकास करना रहेगा। जनसंख्या के रहने हेतु आवास, अच्छे मार्ग, बच्चों के लिए विद्यालय, मनोरंजन पार्क, सिनेमा घर, मनोरंजन के लिए ये सारी व्यवस्था हमें देखनी है। नगर और प्रदेश में बेरोजगारी, नगर के आर्थिक स्तर को ऊंचा उठाने के लिए, औद्योगिक इकाइयों के लिए प्राय सभी नगरों में गंदे भाग होते हैं। देखिए, नगर की भी जब बात आती है तो मैंने कहा ना, स्लम्स एरिया या गंदी बस्ती प्रत्येक जगह पाई जाती है। जब कहीं पर कार्य चल रहा होता है तो उस कार्य को करने के लिए वहाँ पर जो मजदूर वर्ग है, वहाँ की जो यह उद्योग प्रारंभ हुआ है यहाँ पर, या कोई डेवलपमेंट कार्य प्रारंभ होता है तो आप देखेंगे इस क्षेत्र के चारों ओर की स्थिति क्या होती है, एक बस्ती का निर्माण यहाँ हो जाता है। किसका निर्माण हो रहा है, तो निश्चित बात है यह जो क्षेत्र बन रहा है इसी क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, गंदे भाग या मलिन बस्ती के रूप में इसे जाना जाता है। तो भाई यह बस्ती भी समाप्त हो जाए। देखिए, जब नगर नियोजन कर रहे हैं तो नगर नियोजन में क्या है, इनको भी ध्यान में रखा जाता है कि उद्योग स्थापित होने के उपरांत उस बस्ती को भी क्या किया जाए, कंस्ट्रक्ट कर दिया जाए। विभिन्न नगर नियोजन को प्रभावित करने वाले कारक क्या हो सकते हैं,
क्यों नगर नियोजन की आवश्यकता पड़ रही है हमें? कहते हैं ना कि आखिर कहते हैं ना कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जब तक आपकी आवश्यकता नहीं होगी तब तक आप कुछ नए आविष्कार नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर स्थिति क्या है, जनसंख्या की वृद्धि हुई। अब जनसंख्या की वृद्धि होगी तो निश्चित बात है उस जनसंख्या को रखने के लिए, उसके आवास के लिए, उसकी सुविधाओं के लिए हमें क्या है, कुछ चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। तो जनसंख्या है तो हमने आवास की बात की, साक्षरता और शिक्षा के लिए जनसंख्या बढ़ेगी तो निश्चित बात है व्यक्ति बढ़ रहा है तो उन्हें साक्षर करने के लिए हमें शिक्षा की आवश्यकता है। सांस्कृतिक महत्व के लिए, परिवहन आवाजाही के लिए, हमारी सार्वजनिक सुरक्षा के लिए, है ना, अर्थव्यवस्था के लिए हमें नगर नियोजन की आवश्यकता, पर्यावरण प्रभाव के लिए, सामाजिक संरचना के लिए, प्राकृतिक संसाधन और भूमि के उपभोग के लिए, ये सभी हमारे क्या हो जाएंगे, कारकों में हमारे आ जाएंगे। नगर नियोजन की विषय वस्तु, सब्जेक्ट मैटर ऑफ अर्बन प्लानिंग की यदि हम बात करते हैं तो हमें क्या क्या देखने पड़ेंगे। विभिन्न विचारों के अनुसार, जैसे गैलिन क्या कहते हैं, आवागमन के साधन। जब आप नगर का नियोजन या प्लान कर रहे हैं तो वहां पर आपको क्या क्या देखना है, आवागमन के साधन देखना है, प्रकार्यात्मक कटिबंध देखना है, यानी कि एक सकारात्मक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए आपको कार्य करना, खुला स्थान देखना है, सामूहिक समूहन को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, ए अगस्टीन के द्वारा क्या कारक बताए गए, इन्होंने कहा कि भाई व्यापार की बात की, प्रशासन की बात की, उद्योग एवं आवास की बात किसके द्वारा की गई, ये ए अगस्टीन के द्वारा की गई है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि भाई सिद्धांत नगर नियोजन के क्या हो सकते हैं। तो नगर नियोजन के सिद्धांत यानी कि नगर को बसाने की जो प्रक्रिया है वो किन सिद्धांतों के आधार पर नगर की व्यवस्था की जा रही है। तो सबसे पहले नगर का उचित कार्य क्षेत्र, कि यदि आप इस क्षेत्र को किस में बदल रहे हैं, भाई नगर में बदल रहे हैं, तो यहाँ पर देखा जाएगा कि जो व्यक्ति विशेष के कार्य क्षेत्र है वो कहाँ सीमित किए जाएं, उनका विभाजन कैसे किया जाए। जैसे कार्यों के क्षेत्र की बात करें, भाई आर्थिक कार्य हमें व्यक्ति करते हैं, जितने भी व्यक्ति उनके आर्थिक कार्य भी होते हैं, हमारे सामाजिक कार्य भी होते हैं, हमारे सांस्कृतिक कार्य भी होते हैं। ठीक है ना, सामाजिक कार्य है, हमारे सांस्कृतिक कार्य हैं, और भी यदि हम बात करें तो हमारे पास कार्यों का भरमार है आज के समय में बहुत ज़्यादा। तो उनका उचित उपयोग या उचित निर्धारण करना, क्योंकि देखिए यदि किसी व्यक्ति को आर्थिक कार्य करना, अब यदि मैं कहूँ कि व्यक्ति यहाँ पर रह रहा है और आर्थिक संरचना क्या है उसकी सारी है, तो व्यक्ति को यहाँ से यहाँ तक जाने में परेशानी होगी। तो यह भी हमें देखना है कि समस्त व्यक्तियों के लिए ऐसा केंद्र बनाना चाहिए जिससे कि आर्थिक क्रियाओं को करने के लिए व्यक्ति को ज़्यादा आवागमन ना करना पड़े। यातायात का नियोजन एवं नियंत्रण, ऐसा नहीं कि भाई आपने बना दिया, अब यातायात यदि व्यवस्थित नहीं है तो स्थिति क्या होगी, हम देखें कि एक्सीडेंट के केसेस हमारे बढ़ जाएंगे यदि यातायात की व्यवस्था प्रॉपर नहीं है तो। नेक्स्ट, नगर के भावी विकास का प्रावधान, ऐसा भी नहीं कि हमने वर्तमान को ध्यान दिया है, हमने कहा ना सतत परिवर्तन की बात हम नगर नियोजन में कर रहे हैं, तो निश्चित बात है हमें आगे के विकास को भी यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। हरी पेटी की व्यवस्था की बात भी, गंदी बस्तियों को न पनपने देने की बात। ऐसा नहीं कि नगर नियोजन तो किया जा रहा है, लेकिन नगर नियोजन के साथ साथ गंदी बस्ती यदि ज़्यादा से ज़्यादा होती जाएंगी तो हमारे पास अच्छा क्या, कुछ नहीं निकल पाएगा। कल कारखानों की उचित स्थान एवं व्यवस्था, यदि आपने जहाँ पर सामाजिक प्रणाली रह रही है व्यक्तियों की ज़्यादा, वहीं पर यदि आपने क्या लगा दिया, भाई उद्योग यदि लगा दिया, तो स्थिति क्या हो जाएगी कि यहाँ पर रहने वाले जो व्यक्ति उन्हें कहीं ना कहीं कुछ परेशानियाँ उठानी पड़ सकती हैं, तो वह भी हमें ध्यान रखना है। सार्वजनिक स्थानों की व्यवस्था, अब देखिए प्रत्येक बार जो व्यक्ति है, जैसे हमने कहा ना कि प्रत्येक स्थान सार्वजनिक हो भी नहीं सकता और प्रत्येक प्राइवेट भी नहीं हो सकता, तो सरकार के आधार पर यहाँ पर सार्वजनिक मंदिर की बात आ जाती है, सार्वजनिक पार्कों की बात आ जाती है, और इस प्रकार के सार्वजनिक ऐसे स्थानों की बात आ जाती है जहाँ पर व्यक्ति एक ठहराव कर सके। नेक्स्ट, स्तरानुसार मकानों की व्यवस्था, एक स्तर यानी कि स्तर का आशय क्या है कि भाई यहाँ पर अलग व्यक्ति रहेंगे, यहाँ पर अलग व्यक्ति रहेंगे, यहाँ पर अलग व्यक्ति रहेंगे, इस प्रकार से एक स्ट्रेटिफिकेशन या स्तर की व्यवस्था यहाँ पर रखनी चाहिए। अब नगर नियोजन में क्या समस्याएं आएंगी, भाई सिद्धांत की बात है तो समस्याएं भी कुछ ना कुछ आएंगी। यदि हद से क्षेत्र आपके पास सीमित है, मान के चलिए यही क्षेत्र जिसके आपको नगर का प्लान करना, लेकिन इस क्षेत्र में यदि 5000 जनसंख्या का आप निवास कर सकते हैं, यानी 5000 व्यक्तियों का आप क्या कर सकते हैं, बहुत अच्छे से प्लान कर सकते हैं, लेकिन पता चल रहा है कि भाई 5000 की जगह यहाँ पर 10,000 व्यक्ति हैं, तो यहाँ पर यदि जनसंख्या ज़्यादा होगी, तीव्र वृद्धि होती जाएगी, तो कहीं ना कहीं यह नियोजन भी क्या हो जाएगा, आपका असफल हो जाएगा। एजेंसियों की बहुलता,
बहुत सारी एजेंसियां जो नगर नियोजन का काम करें, किससे कराएं, कौन बिल्कुल प्रॉपर करेगा, यह भी हमें एक समस्या का विषय बन जाता। नागरिक बोध में कमी, प्रत्येक नागरिक को सुविधाओं के लिए क्या रहता, उतनी जानकारी नहीं हो पाती है, जिसके कारण व्यक्ति कहता है कि नहीं भाई मैं तो अपने वर्तमान में ही खुश हूँ, या वर्तमान को ही वह देखने लगता है। भूमि के छोटे टुकड़ों पर व्यक्तिगत नियंत्रण, कई बार आप देखते हैं कि भाई शहर के इस पोर्शन में जो भूमि पड़ी हुई है इस पर किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत नियंत्रण है, कहते ना भाई हमने खरीद रखी है, भाई ये भूमि हमारी है। अब यदि नगर को नियोजन के लिए इस भूमि के रास्ता है तो कहीं ना कहीं ये हमारे पास समस्या हो जाती है। नेक्स्ट, योजना निर्माण और उनके कार्यान्वयन का समय में अंतराल। योजना तो बना दी गई कि भाई इस शहर को हम क्या बनाएंगे, एक स्मार्ट सिटी बनाएंगे, या हमने उसकी प्लानिंग कर दी, लेकिन यह देखा जाता है कि योजना और कार्यान्वयन में काफ़ी अंतर हो जाता है, जिसके कारण योजनाएं भी असफल हो जाया करती हैं। भ्रष्टाचार, जैसे कि प्रत्येक स्तर पर भ्रष्टाचार जो है वह एक मूल विषय के रूप में हमारे सामने आता है, क्योंकि हम देखते हैं कि भाई योजना का प्रारंभ या योजना बनाई कहाँ गई, योजना जहाँ बनाई गई वही व्यक्ति इसका क्रियान्वयन नहीं कर रहे हैं। क्या करना है भाई, यहाँ पर कुछ एजेंसियाँ हैं, फिर कुछ और छोटी एजेंसियाँ, फिर कुछ और एजेंसियाँ, और अंतिम स्तर पर जो कार्य प्रणाली चल रही है वो एक अलग चल रही है। तो यहाँ जो विभिन्न स्तर हो जाते हैं इनमें भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं व्याप्त हो जाने के कारण भी एक हमारे लिए नगर नियोजन एक बड़ी समस्या के सामने आ जाता है। अतिक्रमण, अब देखिए अतिक्रमण भी आपने कई बार देखा होगा कि यदि कोई कार्य प्रारंभ हो रहा है तो उसके आसपास या उसके आसपास की भूमि पर अतिक्रमण धीरे धीरे होने लग, जैसे मैंने स्लम बस्ती की बात की, यहाँ पर प्रारंभ हुआ, अभी यह जो स्लम बस्ती बनी है वास्तव में यह क्या, वास्तव में यह अतिक्रमण ही है ना, कि मजदूर आके रह रहे हैं, तो यह क्या है, यह अतिक्रमण ही है। कार्य किस पर चल रहा है, कार्य इस क्षेत्र पर चले, लेकिन इस क्षेत्र के पैरेलल में आपने क्या कर लिया, एक बस्ती का निर्माण कर लिया, तो यह क्या है, यह अतिक्रमण ही। नेक्स्ट की बात करते हैं भाई, नगर नियोजन के बेहतर प्रबंध हेतु महत्वपूर्ण सरकारी योजना क्या क्या रहे। सरकारी योजनाओं की बात करते हैं तो शहरी नियोजन नीति है ना, भारत में पहले नेशनल कमीशन ऑन अर्बनाइजेशन जो कब आया 1988 में शहरी नीति रिपोर्ट सौंपी थी, कब आई, सबसे पहले 1988, हमें ध्यान रखना है यहाँ पर। नेक्स्ट, फिर 74वें संविधान संशोधन को यदि हम ध्यान से देखते हैं तो 1992 में जो 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन लाया गया, जिसे पंचायती राज एक्ट और नगर पालिका एक्ट के रूप में जाना जाता है। इसका उद्देश्य क्या था, ग्रामीण स्तर पर पंचायत को रखा गया और नगरीय स्तर पर नगर पालिका और नगर निगम को रखा, जो कि वहाँ की मूलभूत आवश्यकताओं के अनुसार उसमें परिवर्तन की प्रक्रिया के रूप में ही देखा जाता है। नेक्स्ट योजना की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन। अब नवीनीकरण मिशन के तहत भारत सरकार ने क्या किया, यहाँ पर नवीनीकरण मिशन जो कि 2005 में अपनाया गया था, यह पहला ऐसा कदम था कि अब दोबारा से नगरों को देखा जाए और उसमें क्या क्या और संशोधन किए जा सकते हैं, यह योजना भी लाई गई। तो स्वस्थ शहरों के नियोजन के लिए कार्यक्रम संबंधी पहल जो कब 2030 तक सभी के लिए स्वस्थ शहर बनाने की जो भावना से प्रेरित होकर इसकी जो रिपोर्ट सौंपी गई है, 5 साल की अवधि के लिए केंद्रीय क्षेत्र में 500 स्वस्थ शहर कार्यक्रम को लाने का एक सुझाव दिया गया। यह सुझाव चल रहा है, अब 2030 तक हम देख रहे हैं कि हमारा जो नगर नियोजन है वो काफ़ी हद तक जो चिन्हित शहर हैं, चिन्हित नगर हैं, उन्हें स्मार्ट नगर में परिवर्तित किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत तो आगे योजना आती है आपकी स्मार्ट सिटी योजना, जो कब शुरू की गई, तो ये 2015 में शुरू की गई, जिसका उद्देश्य क्या था, 5 वर्षों में 100 शहरों की स्थिति में सुधार लाना। 2015 में आधुनिक सुविधाओं के साथ अधिक से अधिक शहरों में अमृत योजना जो कि अटल मिशन फॉर रिजुलेशंस एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन लाई गई। ठीक है, इन सबके अलावा हाल में ही केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रीय शहरी नीति भी लाना चाह रही है, जो कि आपकी आने वाली है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था हमारा नगर नियोजन से संबंधित, जिसमें हमने नगर नियोजन को समझा, उनसे संबंधित परिभाषाओं को समझा, विभिन्न प्रकार की नगर नियोजन की समस्या है, क्या सिद्धांत आते हैं और किस प्रकार से हमारी नगर नियोजन से संबंधित विभिन्न योजनाएं हैं। आई होप वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।